हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नति की वाणी। मैं आज आप लोगों को आर्किटेक्चर के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है क्लाइमेटोलॉजी। व्हाट डू यू मीन बाय क्लाइमेटोलॉजी एंड व्हाई दिस सब्जेक्ट इज़ कंसीडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट इन आर्किटेक्चर। सबसे पहले मैं ये 2 क्वेश्चंस का आंसर देने वाली हूँ। सो क्लाइमेटोलॉजी इज़ एक्चुअली अ सब्जेक्ट, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है विच डील्स विद द क्लाइमेटिक फैक्टर्स ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस। आप जिस भी जगह पे अपना प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, जहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट करना है, बीइंग एन आर्किटेक्ट, तो आपको सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट स्टडीज़ करनी पड़ेंगी वो ये है कि उस जगह का क्लाइमेट कैसा है, एंड मेनली ये क्लाइमेट जो है ऑल ओवर अगर वो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इंडिया का है तो वो एक बेसिक क्लाइमेट फैक्टर से ऑफ कोर्स अफेक्ट करेगा। एंड दैट बेसिक क्लाइमेट फैक्टर इज़ कि वो एक पर्टिकुलर मतलब ऑल ओवर मंथ के ऑल ओवर ईयर में इस मंथ्स में बारिश हो सकता है, इस मंथ्स में समर पड़ सकता है। बट बेसिकली जब हम लोग किसी जोन से ही हट जाते हैं, लाइक इंडिया से अमेरिका चले गए, अमेरिका या फिर आर्कटिक जोन में चले गए, तो मेनली यहाँ पे फुल ईयर ऑलमोस्ट टोटली 12 मंथ्स यहाँ पे ठंडा रहेगा, जैसे आर्कटिक जोन्स में। और मेनली अमेरिका या फिर ऐसे पार्ट्स ऑफ कंट्रीज़ में जहाँ पे ऑलमोस्ट बहुत ही ज़्यादा विंटर सीजन प्रिवेल करता है, तो वहाँ पे हम लोग की तरह घर का कंस्ट्रक्शन नहीं होता। हम लोग जिस तरह से ब्रिक्स यूज़ करते हैं, रैम्ड अर्थ यूज़ करते हैं एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, दे डू नॉट यूज़ सच काइंड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल। उनके घर मेनली ग्लास, वुड, ये सब चीज़ों से बने हुए रहते हैं, बिकॉज दे आर गुड इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स कहने का ये मतलब है कि वो घर के अंदर जितना भी हीट होता है उसको बाहर एस्केप करने नहीं देते। सो बेसिकली जब हम लोग कोल्ड क्लाइमेट जोन्स में चले जाते हैं, जहाँ पे इक्वेटर का आई मीन टू से दैट लैटिट्यूड का एक पर्टिकुलर लोकेशन होता है, सो लैटिट्यूड का एक पर्टिकुलर वैल्यू जो है वो आपके डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। सो ऑलमोस्ट इंडिया का 12 मंथ्स का जो क्लाइमेट्स है वो आपको कहीं ना कहीं इंडिया में कहीं पे भी आप कंस्ट्रक्शन करिएगा तो ये ऑफ कोर्स आपको पता रहेगा। अब बात आती है माइक्रो क्लाइमेट्स की। माइक्रो क्लाइमेट्स मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर जोन का क्लाइमेट। फॉर एग्जांपल अगर आपका कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मुंबई या गोवा में है, जहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे जो मेनली जो वेदर है वो ऑलमोस्ट पूरा साल ही जो है एक वार्म वेदर रहता है, लेकिन यही कंस्ट्रक्शन अगर आपको उत्तराखंड जैसी जगह पे करना पड़ेगा या फिर गैंगटॉक या दार्जिलिंग में करना पड़ेगा, तो हिल्स, माउंटेन्स जैसे लोकेशंस पे अलग टाइप का वेदर रहेगा। मीन्स दैट माइक्रो क्लाइमेट विल प्रिवेल देयर, और सी के पास एक अपना माइक्रो क्लाइमेट है। सो ये सब फैक्टर्स जो है वो बहुत हद तक आपको एनहांस करते हैं। जो एक गुड डिज़ाइनर होता है वो सबसे पहले तो एक एवरेज वैल्यू कंसीडर करके चलता है, लैटिट्यूड के लोकेशन से, कंट्री के लोकेशन के अकॉर्डिंग उसके क्लाइमेटिक फैक्टर्स को जज करते हुए। बेसिकली अ गुड डिज़ाइनर नोज व्हाट इज़ द प्लेस और द जोन दैट ही शुड स्टडी, मतलब जो जोन, कितना जोन लेकर के उसको स्टडी करना है जिससे कि वो एक बेहतरीन या फिर एक गुड डिज़ाइन कर सके हाउस का। अब मेन बात जो ये है कि क्लाइमेटोलॉजी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों है, क्योंकि क्लाइमेटोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बहुत अच्छे तरीके से सिखाता है कि किस तरह से जो घर है या फिर कोई मॉल है या कोई भी एक ऐसा आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट, यानी कि कोई एक ऐसा बिल्डिंग, एक बड़ा मॉल या फिर एक घर या फिर छोटा से लेकर के बड़ा से बड़ा बिल्डिंग, हॉस्पिटल्स, ये सब छोटे बिल्डिंग से लेकर के बड़े बिल्डिंग्स तक, मल्टीप्लेक्स तक आपको ये समझाता है कि किस तरह से उसमें वेंटिलेशन होती है, किस तरह से लोगों को प्रॉपर वेंटिलेशन मिलना चाहिए। थिंग इज़ दैट कि अगर आप लोग कोई मल्टीप्लेक्स डिज़ाइन कर रहे हैं, मेनली हम लोग मॉल्स तो विज़िट किए हैं। मॉल्स जब हम लोग विज़िट करते हैं तो एक चीज़ जो सब कॉमन चीज़ आपने देखा है कि वहाँ पे घर की तरह विंडोज़ नहीं रहते, वहाँ पे
कूलिंग सिस्टम्स रहते हैं, मैकेनिकल कंट्रोल सिस्टम्स रहते हैं, लाइक एसी, सेंट्रल एसी। सो ये सब चीज़ें जो रहती हैं वो जो है वहाँ पे एक वेंटिलेशन सिस्टम प्रोवाइड करते हैं. सो दिस वेंटिलेशन सिस्टम इज़ एक्चुअली वेल कैलकुलेटेड बिफोर बीइंग डिज़ाइंड. आर्किटेक्ट्स यूजुअली क्या करते हैं कि किस तरह से पर्सन्स वहाँ पे जाएंगे. स्पेस लोकेशन से भी ज़्यादा वाइटलिटी है कि अगर आपका जो बिल्डिंग है वो इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि उसमें हर कोई एक कंफर्टेबल वेदर में रह पाए, तभी आपका जो डिज़ाइन है वो ऑलमोस्ट गुड डिज़ाइन कंसीडर किया जाएगा. सो मेनली क्लाइमेटोलॉजी पढ़ के हम लोग को ये पता चलता है कि किस तरह के वेंटिलेशन सिस्टम्स प्रोवाइड करने चाहिए, किस बेसिस पे हम लोग को कैलकुलेशंस को अपने ओरिजिनेट करना चाहिए, कैलकुलेट करना चाहिए, एक बेसिक डाटा कलेक्ट करना चाहिए, उस बेसिक डाटा को ओरिएंट करना, सजाना, मैथमेटिकल थर्मल ह्यूमन बॉडीज़ की थर्मल बैलेंस को बहुत अच्छे से स्टडी करना. इसके बाद हम लोग समझते हैं कि किस तरह से मैकेनिकल कंट्रोल्स का इंस्टॉलेशन होता है, मतलब कितना एसी चाहिए, कितने टन का एसी चाहिए, कितने लोगों, कैसे वो लोग उधर कैसे क्या करेंगे. सो बेसिकली ये सब फैक्टर्स का स्टडी है क्लाइमेटोलॉजी. और ये जो है बहुत ही छोटे मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटा सब्जेक्ट नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ना पड़ेगा. इसका थ्योरी भी बहुत अच्छा है और इसमें जितने भी कैलकुलेशंस है वो आगे जाके जब आप प्रोजेक्ट्स प्रैक्टिकली कीजिएगा तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे. सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. द फर्स्ट चैप्टर इज़ क्लाइमेट. और हम लोग जो बेस एकदम जो क्लाइमेटोलॉजी हम लोग पढ़ने वाले, क्लाइमेटोलॉजी इज़ अ वास्ट सब्जेक्ट. जैसे कि मैंने बोला अलग अलग लैटिट्यूड्स के हिसाब से क्लाइमेटोलॉजी का अलग अलग स्टडी है, बट हम लोग जो क्लाइमेटोलॉजी स्टडी करने वाले हैं दैट इज़ मैनुअल ऑफ ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स. सो ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स ही क्यों? ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स इसलिए बिकॉज वी आर लिविंग इन इंडिया विच हैज़ अ ट्रॉपिकल climate, a kind of weather that can be termed as tropical climate. क्योंकि यहाँ पे तो आर्कटिक क्लाइमेट है नहीं, यहाँ पे ऑल जगह पे बर्फ़बारी नहीं होती, इसलिए हम लोग ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स पढ़ने वाले हैं. ये चैप्टर बेसिकली वर्ल्ड के जितने भी ट्रॉपिकल क्लाइमेट वाली जितनी भी जगह है सबको स्टडी करके बनाया गया. बट इसको पढ़ने के बाद हम लोग को काफ़ी हद तक एक अच्छा नॉलेज हो जाएगा क्लाइमेटोलॉजी का. Basically, climate comes from Greek word clima. Climate from Greek word clima is defined by Oxford Dictionary as a region with certain conditions of temperature, dryness, wind, light, etc. हम लोग का हर रोज़ सनशाइन मतलब सनराइज़ के टाइम सनशाइन करता है, सनसेट के टाइम डूब जाता है, फिर नाइट आता है. तो ये सब भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होता है. जैसे कि हम लोग के यहाँ पे 24 आवर्स में से ये टाइम पीरियड गिना जाता है, मतलब 24 आवर्स में से 12 आवर्स नाइट, 12 आवर्स ये रहता है. वैसा हर जगह पे नहीं होता. इवन हम लोग के यहाँ पे भी चेंजेस होते हैं. समर के टाइम पे डेज ज़्यादा बड़े होते हैं, बट विंटर के टाइम पे नाइट्स ज़्यादा बड़े होते हैं. बट मेनली आर्कटिक और एंटार्क्टिक, in better words I should say, mainly polar regions में 6 month of day and 6 months of night रहते हैं. सो वहाँ का ये वेदर कंडीशन, ये क्लाइमेट टोटली डिफरेंट है. सो फ्रेंड्स, मेनली ये सब का जो स्टडीज़ है इसे हम लोग क्लाइमेट कहते हैं, जो कि एक मोर साइंटिफिक डेफिनेशन है मेरे बुक में. वो ये है, an integration in time of the physical states of atmospheric environment characteristics of certain geographical location. जैसा कि मैंने पहले कह दिया था, लैटिट्यूड ऑफ प्लेस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली इफेक्ट करते हैं कोई भी जगह के क्लाइमेट को. सो जियोग्राफिकल लोकेशन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट शुड बी केप्ट इन माइंड. उसके बाद जो है वहाँ के एटमॉस्फेरिक एनवायरनमेंट, जैसे कि समर, विंटर और रेनफॉल, रेनी सीजन जो भी है, वो सबको ध्यान में रखना पड़ता है. इसके बाद आता है
ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स का एनुअल मीन टेम्परेचर, यानी कि साल में टोटल जो मीन टेम्परेचर है वो कितना तक रहता है। ये सब फैक्टर्स जो है वो क्लाइमेट को शेप आउट करती है, कोई भी जगह के क्लाइमेट को। इसके बाद आती है वहाँ पे सोलर रेडिएशन क्वालिटी। सोलर रेडिएशन क्वालिटी से मतलब है कि मेनली वहाँ पे किस टाइप ऑफ सोलर रेडिएशंस रहते हैं, यानी कि मेनली जो अफ्रीकन कंट्रीज़ है उसमें बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे ओजोन लेयर डिप्लीशन होता है और ओजोन लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में एक होल हो गया है। दैट्स वाई वहाँ पे अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, जो कि मेनली ओजोन लेयर अर्थ तक पहुँचने नहीं देता, वो भी आने लगती है। सो दैट्स वाई ये जज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि किस टाइप ऑफ सोलर रेडिएशन जिस जगह पे हम लोग कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं वहाँ पे पहुँचती है। मेनली जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है वो 290 से लेकर के 380 नैनोमीटर तक रहती है, जो कि फोटोकेमिकल इफ़ेक्ट्स, ब्लीचिंग और सनबर्न भी प्रोड्यूस कर देती है। सनबर्न, मेरा कहने का ये मतलब है कि जब आप सूरज में निकलते हैं तो आप थोड़े काले हो जाते हैं, इसलिए उसे सनबर्न कहा जाता है। एंड मेनली जो विजिबल लाइट है, विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम, यानी कि वो स्पेक्ट्रम जिसके कारण हम लोग देख सकते हैं, एंड दिस इज़ 380 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। इसके बाद जो है वो मेनली इंफ्रारेड रेडिएशंस है, जो कि 700 से लेकर 2300 नैनोमीटर तक है, जो कि फोटोकेमिकल इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, बहुत ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये जितने भी इसका जितना भी स्पेक्ट्रम का विड्थ है ये आप लोग को हमेशा याद रखना है, जो भी मैंने बोला। एक्चुअली अर्थ का जो पाथ है वो सर्कुलर नहीं होकर के ऐसे एलिप्टिकल है, और ये एलिप्टिकल भी कुछ इस तरह से है कि एक जगह पे ये डिस्टेंस जो है अगर d1 है और ये डिस्टेंस जो है वो अगर d2 है, तो मेनली d1 से d2 ज़्यादा बड़ा है। सो ये जो शॉर्ट डिस्टेंस है इसे हम लोग एपीहेलिन और पेरीहेलिन कहते हैं। इसमें शॉर्टर डिस्टेंस पे क्या होता है कि सन का जो रेडिएशन है वो अर्थ में बहुत ज़्यादा करके मिलता है, जबकि पेरीहेलिन में बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है। सो मेनली सोलर रेडिएशन क्वालिटी मीन्स आई wanted to say that ultraviolet radiation, visible spectrum and infrared radiation. ये हुआ solar radiation quality, that what kind of radiations are reaching on earth surface. बट जब हम लोग डिस्टेंस लेके स्टडी करते हैं तो ये वाले डिस्टेंस ये सब डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन रीचिंग द अर्थ कैन बी कैलकुलेटेड, और उसके बेसिस पे लोकेशन ऑफ अ प्लेस बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। सो सोलर रेडिएशन क्वालिटी एंड क्वांटिटी आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो है एक और पॉइंट आप लोग को हमेशा याद रखना है कि अगर ये अर्थ है तो अर्थ कभी भी सन का डायरेक्ट रेस इस तरह से नहीं पाता। अर्थ का एक्सेस ऐसे नहीं होकर के ऐसे है, यानी कि वो हल्का सा टिल्ट है लाइक दिस, और ये टिल्ट जो है 66.5 डिग्रीज पे है। सो मेनली वो कुछ इस तरह से, मतलब नॉर्मल से 23.5 डिग्री ज़्यादा टिल्ट है, ठीक है, 23.5 डिग्री ज़्यादा टिल्ट है। तो टिल्ट ऑफ अर्थ एक्सिस के कारण रेस हमेशा ये पार्ट्स पे ज़्यादा पड़ती है जो कि टिल्टेड रहता है। तो टिल्ट ऑफ अर्थ एक्सिस पे भी लोकेशन ऑफ अ सर्टेन प्लेस बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करता है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू इट बहुत सारे सोलर रेडिएशन रीचिंग ऑन अर्थ फेजेस को कैलकुलेट व पढ़ा जाता है। ओके फ्रेंड्स, आज कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में हम लोग पढ़े। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्लाइमेटोलॉजी को लेकर के और भी ज़्यादा डिस्कस करेंगे, और इसके बाद बहुत सारे इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर्स भी आपके सिलेबस में होंगे। सो फ्रेंड्स, आप लोग मेरे नए वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल, नोटिफिकेशन बेल को रिंग रखिएगा ताकि आपके पास वीडियो पहुंच जाए, और ऑलवेज ये चैनल को स्टडी कीजिएगा। इफ़ यू आर
dreaming to become a good architect. Thank you friends. Thank you for watching my channel Unnati Ki Vani.